Good evening, parents and dear students. This is Abhishek Jain, academic head at Aryans Model Senior Secondary School. लास्ट सैटरडे को हमने इस सेशन की पहली पीटीएम ऑर्गेनाइज की थी, जिस पीटीएम में आप सभी का सपोर्ट, आप सभी की प्रेजेंस रिमार्केबल थी। बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं। उनकी कुछ सजेशंस थे, कुछ क्वेरीज थी, कुछ मिसकंसेप्ट्स थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें पता नहीं थी। तो ये पहली फिजिकल इंटरेक्शन थी, पहली 1-to-1 टीचर टू पेरेंट, टीचर टू स्टूडेंट एंड पेरेंट इंटरेक्शन थी, जिसमें टीचर्स ने, सब्जेक्ट टीचर्स रहे हों, चाहे एचओडीज रहे हों, चाहे एकेडमिक टीम रही हो, उन सभी ने आपकी बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे कंप्लेंट्स को सुना और जो कंप्लेंट्स या क्वेरीज वो अपने लेवल पर उसी टाइम पे रिजॉल्व कर सकते थे, उन्होंने किया भी। फिर उसके बाद जब एकेडमिक टीम की मीटिंग हुई पीटीएम ओवर होने के बाद, तो हमने जो फीडबैक था आपका उसे मॉनिटर करना, उसे एक्सेस करना स्टार्ट किया। और जब हमने उस कंप्लीट प्रोसेस में इवैल्यूएशन का पार्ट देखा, तो कुछ ऐसी बेसिक क्वेरीज थी जो मेजॉरिटी ऑफ न्यू पेरेंट्स या मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स की थी। हमने उन्हें नोट किया और फिर एकेडमिक टीम ने ये डिस्कस किया कि क्यों ना जब हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें तो उसकी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंचाएं। अब पेरेंट्स तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। नोटबुक में नोट डाल दिया जाए, टेलीफोनिकली इन्फॉर्म कर दिया जाए, या अगर मास लेवल पर कोई प्रॉब्लम है तो क्यों ना उसे सॉल्व करके और उसका एक प्रॉपर वीडियो पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए। तो आज हम इस डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज रिपोर्टेड इन पीटीएम पार्ट 1 में केवल एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होंगे और वो है एक्सेसिव होमवर्क। कुछ नए पेरेंट्स, कुछ नए बच्चे जो इस सिस्टम से पहली बार जुड़े हैं, उनकी ये शिकायत थी, उनकी ये कंप्लेंट थी, उनकी ये क्वेरी थी कि सर यहाँ तो काम बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये स्टेटमेंट हमारे लिए, टीचर्स के लिए एकदम शॉकिंग थी। उसके पीछे पहला रीज़न तो ये कि स्कूल में सभी सब्जेक्ट्स का काम एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट्स का काम टीचर अपनी प्रेजेंस में फेयर नोटबुक में करवा रहा होता है। सेकंड, हमने हमारे चैप्टर के कंप्लीशन को इस तरीके से डिवाइड किया कि उसके 3 बेसिक पोर्शन होते हैं, जिसमें एक पोर्शन रीडिंग का, एक पोर्शन राइटिंग का और एक पोर्शन इवैल्यूएशन का होता है। और हर एक में बैलेंस्ड होमवर्क, संतुलित काम दिया जाता है। तो हमारे लिए ये थोड़ा चिंता का विषय था कि कुछ नए बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 4 घंटे लग जाते हैं, काम पूरा नहीं होता, 5 घंटे लग जाते हैं, रात को 11 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं, जबकि हम टीचर्स तो काम ही केवल लर्निंग का दे रहे थे। ये प्रॉब्लम किसी भी पुराने बच्चे ने जो पिछले सेशन या उससे पहले सेशंस में हमारे साथ रहा है, उन्होंने नहीं की। तो एकेडमिक टीम को ये लगा कि शायद कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है या कहीं किसी अंडरस्टैंडिंग में कोई फ्लॉ रहा है, कोई कमी रही है। तो कुछ पेरेंट्स के साथ तो हमने 1-to-1 डिस्कशन जब की, इंटरेक्शन जब की पीटीएम में, तब उन्हें समझाया कि काम बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि काम तो कुछ भी नहीं है, घर का काम तो केवल लर्निंग वर्क है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक ये मास प्रॉब्लम निकल कर आई थी, तो उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सॉल्यूशन मास लेवल तक आप पर पहुंच जाए, आपके पास पहुंच पाए, उसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो सवाल बहुत सिंपल है कि क्या होमवर्क ज़्यादा मिलता है? क्या होमवर्क बहुत ज़्यादा दिया जाता है? जिसका जवाब एक्चुअल में है नहीं, नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि होमवर्क ज़्यादा दिया जाता है, तो आइए समझते हैं कि हम होमवर्क को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और होमवर्क किस दिन कैसा मिल रहा होता है।
इससे अगली स्लाइड जो अब ओपन होगी उसमें हम एक चैप्टर को पिक करेंगे और उसके सभी कंपोनेंट्स, उसका रीडिंग पोर्शन, उसका राइटिंग पोर्शन, उसका इवैल्यूएशन पोर्शन, उस पोर्शन पर डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन के साथ समझेंगे कि एक्चुअल में होमवर्क क्या दिया जा रहा है। सो डियर पेरेंट्स, दिस इज द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू. Here you can see type in which reading, writing part and evaluation is mentioned. किसी भी चैप्टर को जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो सबसे पहले उस चैप्टर की रीडिंग करवाता है, उसके बाद बारी आती है उस चैप्टर के रिटन वर्क की और लास्ट में बारी आती है उस चैप्टर के इवैल्यूएशन की. और ये एक ऑथेंटिक मेथड है, एक वेरी वेल नोन मेथड है जो हर कोई फॉलो कर रहा होता है कि कोई भी पाठ पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसे लिखवाया जाएगा और उसके बाद उसका टेस्ट लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे ने कितना उस पाठ को सीखा है. एवरी चैप्टर विल एंडेड अप विद एन एग्जिट टेस्ट. और हमने होमवर्क को टेक्सोनॉमिकली साउंड करने के लिए, लर्निंग वाइज साउंड करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए उसके 3 कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए जो हर कंपोनेंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. वो 3 कंपोनेंट हैं रीड, राइट एंड लर्न. रीडिंग, लर्निंग और राइटिंग का पार्ट. तो आइए हम एक चैप्टर का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कि इंग्लिश का एक चैप्टर है और उस चैप्टर में आज पेज नंबर 9 और 10 की रीडिंग करवाई जा रही है. तो आज एक टीचर जब आप क्लास में आएंगे और पेज नंबर 9 और 10 की रीडिंग करवाएंगे, सभी बच्चों की बारी आएगी, बच्चे उस चैप्टर को पढ़ेंगे, टीचर उसे एक्सप्लेन करेंगे और जाने के बाद वो एक होमवर्क लिख कर जाएंगे अपने बोर्ड पर. तो वो होमवर्क क्या होगा, उस होमवर्क के कितने पार्ट्स होने चाहिए. तो हमने इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया कि किसी भी होमवर्क को आपको हमेशा 3 पार्ट्स में रखना चाहिए. फर्स्ट पार्ट रीडिंग का, सेकंड पार्ट लर्निंग का और लास्ट पार्ट रिटन पार्ट. तो अगर इंग्लिश के टीचर ने एक चैप्टर को आज पढ़ाया है जिसका पेज नंबर 9 और 10 उन्होंने पढ़ाया, तो आज घर जाके बच्चे का होमवर्क रहेगा रीड पेज नंबर 9 एंड 10 एंड अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स इन बुक. कि आप जब घर जाओ तो घर जाके इंग्लिश का होमवर्क जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 9 और 10 पेज नंबर फिर से पढ़ना है और अपनी बुक में ही डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को अंडरलाइन करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उनके मीनिंग लिखने हैं. अब जब आपने रीडिंग कंप्लीट की तो नेक्स्ट फेज आता है लर्निंग का. व्हाट यू नीड टू डू, इट्स वेरी सिंपल कि आपने जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग अंडरलाइन किए हैं आपको उन्हें लर्न करना है. जैसे इंग्लिश में एक वर्ड आ गया सोफिस्टिकेटेड. अब आपने डिक्शनरी में उसका मतलब ढूंढा है, डिक्शनरी में उसके मीनिंग को फाइंड आउट करने के बाद आपने लिख दिया उसका मीनिंग और आपने उसको याद कर लिया. क्या इसका रिटर्न वर्क रहेगा इस दिन का? द रिटर्न वर्क विल बी राइट डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स इन द बुक. सी, आज टीचर ने चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 9 और 10 की रीडिंग स्टार्ट करवाई और पेज नंबर 9, 10 की रीडिंग के बाद उन्होंने काम दिया, बेटा आप घर जाएं और घर जाने के बाद इन्हीं पेजेस को फिर से पढ़ेंगे, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को हाईलाइट करेंगे, उसके बाद आप इन्हीं वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे और आप अपनी बुक में ही हाईलाइट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उन्हें लिख कर भी देख लेंगे, वहीं साइड में उसका मीनिंग लिख देंगे. तो पेरेंट्स आप बताइए, क्या जिस दिन रीडिंग चल रही होगी हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, एसएस में, संस्कृत में, क्या उस दिन कोई भी एक्सेसिव वर्क डन है? आप सोच के देखिए कि उस दिन का काम क्या है.
अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो शायद उस दिन का काम केवल ये है कि भैया जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है उसके वर्ड मीनिंग्स को याद कर लीजिए। अब यहां पर हमने इस पैटर्न को जब फॉलो किया तो हमने कुछ चीजों का और भी ध्यान रखा, और वो क्या थी आइए समझते हैं। हमने इस बात का स्पेशल ध्यान रखा कि स्टूडेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। कुछ बच्चे होंगे जिनकी रीडिंग बहुत वीक है, विच हैव वेरी वीक रीडिंग स्किल, जिनकी रीडिंग पोर्शन काफी वीक पड़ता है। कुछ बच्चे हैं जिनका लर्निंग पोर्शन वीक है, और कुछ बच्चे हैं जिनका रिटन पार्ट, रिटन वर्क बहुत वीक होता है, स्लो राइटर्स होते हैं। तो अगर कोई बच्चा है जिसका रीडिंग कमजोर है तो क्या किया जाए? किसी बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत पुअर है या रिटन वर्क बहुत स्लो करता है तो क्या किया जाए? और कोई बच्चा अगर लर्निंग वर्क बहुत स्लो करता है तब क्या किया जाए? और ये सभी आंसर इसी वीडियो में है, इसी स्लाइड पर है। अगर मैंने आज जब मेरे चैप्टर की रीडिंग चल रही है और मैंने मेरे चैप्टर की रीडिंग करवाई तो मैंने होमवर्क दिया लर्न डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। अगर आपको लगता है कि बच्चे की रीडिंग कमजोर है, बच्चा प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि वो घर जाके इन दोनों पेजेस को बहुत अच्छे से पढ़े। प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपको लगता है कि वो लर्न नहीं कर रहा है तो ये होमवर्क तो टीचर ने दिया ही है कि भैया इस पेज को पढ़ो और इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को लर्न कीजिए। रिटन वर्क के अंदर वो आपको लगता है बच्चा बहुत सारी मिस्टेक करता है, जब कोई सेंटेंस लिखता है, जब कोई मीनिंग लिखता है तो कुछ मिस्टेक्स कर देता है, जैसे सेंटेंस की स्पेलिंग गलत कर देता है, तो क्यों ना उसे रफ नोटबुक में उसकी प्रैक्टिस करवा के देख ली जाए। तो जिस दिन रीडिंग का होमवर्क चलेगा, जब तक चैप्टर में रीडिंग का पार्ट चल रहा है, होमवर्क में आपको घर जाके उन्हीं 2 पेजेस को पढ़ना है और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को लर्न करना है और बुक में ही डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को लिखना है। तो सोचिए कि क्या इस पैटर्न में कहीं भी एक्सेसिव होमवर्क है? नहीं सर, इसमें तो नहीं है, लेकिन जब ना रिटन वर्क होता है तब बहुत ज्यादा काम देते हैं टीचर्स। तो आइए देखते हैं कि क्या रिटन वर्क में ज्यादा काम मिलता है या वो भी एक मिथ है। अब हम बात कर रहे हैं उसी चैप्टर की, इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 की, जहां पर रिटन पार्ट शुरू हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आज टीचर ने VSQs लिखवाए हैं। तो आज क्लासरूम में टीचर अपने पैनल पर अपने रिटन नोट्स ओपन कर रहे हैं और वो अपनी प्रेजेंस में बच्चों से कह रहे हैं कि बेटा अपनी फेयर नोटबुक में इसे नोट करो। VSQs आपके सामने हैं, उनके आंसर्स आपके सामने हैं, और टीचर उन 40 मिनट्स में ये इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चा अच्छे से उन्हें लिखे, और बीच बीच में टीचर रैंडम स्टूडेंट से रैंडमली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि बताओ हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था, इसका क्या मतलब है, इस VSQ का क्या आंसर है। उस 40 मिनट में बच्चे ने 10 VSQ, केवल 10 VSQ लिखे, फेयर नोटबुक में लिखे, टीचर के सामने लिखे, उनकी प्रेजेंस में लिखे, जिसमें टीचर क्लास के अंदर राउंड लेते हुए बच्चों को समझा भी रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि देखो ये फर्स्ट सेशन का टॉपिक है, ये सेकंड सेशन का टॉपिक है, और उसके साथ साथ वो बच्चों से पूछ भी रहे हैं। अब जब बेल हो गई और टीचर ने होमवर्क लिखा, तो टीचर का होमवर्क था अगेन रीड पोर्शन में रीड द चैप्टर, लर्निंग के पोर्शन में लर्न VSQ, हमने VSQ किए थे तो लर्न VSQ, और राइटिंग के पोर्शन में प्रैक्टिस। इस वर्ड का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट टर्म VSQ, SQ, LQ एंड रफ नोटबुक, हमने VSQ किए थे तो प्रैक्टिस VSQ, इंपॉर्टेंट VSQ एंड रफ नोटबुक। अब आइए इसके कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगेन देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट। पहला वो जिसका रीडिंग पोर्शन काफी वीक है, दूसरा वो जिसका लर्निंग पोर्शन वीक है, और तीसरा जिसकी हैंडराइटिंग पुअर है या बहुत स्लो लिखता है, स्लो राइटर है। तो अब कैसे हम इस RLW को इन तीनों तरह के बच्चों पर फिट कर रहे हैं? आज घर जाकर काम है रीड द चैप्टर, रीडिंग का वर्क।
अब आप सोच के देखिए, जो बच्चा रीडिंग में अच्छा है उसे तो रीड द चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या ये काम हुआ? नहीं। लेकिन जिस बच्चे की रीडिंग कमजोर थी उसको आप कहिए कि बेटा चैप्टर को रीड करो ताकि आपकी रीडिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो। अब देखिए, 2 दिन ये चैप्टर रीडिंग में रहा तब बच्चे ने उसकी रीडिंग की, और 3 दिन इसका रिटन पार्ट चलेगा तब बच्चा रीडिंग करेगा, तो क्या उसकी रीडिंग में सुधार होगा या नहीं? उसके बाद लर्निंग वर्क क्या है कि भैया आपको वीएसक्यू लिखवाए थे, तो जो भी आपको डिफिकल्ट वीएसक्यूज लग रहे हैं आप उन्हें लर्न कीजिए, जो इजी है वो तो आपने क्लास में कर ही लिए, फिर भी एक बार देख लो। लर्न द वीएसक्यूज, यानी जो 10 वीएसक्यू मेरे टीचर ने क्लासरूम में उनकी प्रेजेंस में करवाए, बार बार पूछ के, बता के, रैंडम क्वेश्चन पूछ के, वही वीएसक्यू अब उसे घर पर याद करने। और मजे की बात, रिटर्न वर्क देखिए कि प्रैक्टिस वीएसक्यू इन रफ नोटबुक। सी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वीएसक्यू इन रफ नोटबुक, कि अगर आपने वीएसक्यू क्लासरूम में लिखे, घर आकर आपने उन्हें याद किया, और आउट ऑफ दोस 10 वीएसक्यू आपको लगता है कि मम्मा ये 3 वीएसक्यूज हैं जो मेरे को लर्न ही नहीं हो रहे, पापा आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन लर्निंग दीज 3 वीएसक्यू, व्हाट शुड आई डू? तो बेटा आप उन्हें फिर से याद करके और रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करें। केवल उन वीएसक्यूज की प्रैक्टिस करनी है जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो आप बार बार भूल जा रहे हो। अगर होमवर्क में होता एसक्यू, तब भी आपको उन्हीं एसक्यूज की प्रैक्टिस करनी थी जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो आप याद नहीं कर पा रहे हो, बार बार भूल जाते हो। तो अब आप बताइए कि जब अगले 3 दिन रिटन पार्ट चल रहा होगा, राइटिंग का पार्ट चल रहा होगा, वीएसक्यूज करवाए जाएंगे, एसक्यू करवाया जाएगा और एलक्यूज करवाए जाएंगे, तो क्या ये होमवर्क किसी भी सॉर्ट ऑफ एंगल से ज्यादा है? हां, इसमें एक डाउट आ सकता है आपका कि सर मेरे बच्चे की तो हैंडराइटिंग बहुत ही पुअर है, बहुत खराब हैंडराइटिंग है, बिल्कुल अच्छे से नहीं लिखता। तो डियर पेरेंट्स, अगर बच्चे की हैंडराइटिंग काफी खराब है तो उसे अपना काम फेयर नोटबुक की जगह क्लासरूम में रफ नोटबुक में करना होगा, और फिर उसे उसी काम को घर जाकर फेयर नोटबुक में करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बच्चा जिसकी राइटिंग बहुत खराब है वो फेयर नोटबुक में ही सीधे काम करने लगेगा, तो उसकी फॉर्मेशंस में दिक्कत आएगी, उसके अल्फाबेट बनाने में दिक्कत आएगी, हो सकता है कि वो आंसर को प्रॉपर लिख ही ना पाए। तो हाँ, अगर बच्चे का रिटन पार्ट जब चल रहा है और उसकी हैंडराइटिंग बहुत कमजोर है या काफी स्लो राइटर है, तो बिल्कुल उसे पहले अपना काम रफ नोटबुक में करना होगा और उसके बाद फेयर नोटबुक में। पर अगर आप कंप्लीट स्कूल को मॉनिटर करें, कंप्लीट स्कूल को अपने माइंड में रखें, तो ऐसे केवल 5% स्टूडेंट होंगे। तो ये जो सेकेंड टाइम एफर्ट है रफ नोटबुक से फेयर नोटबुक में करना, वो 5% स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर वो बच्चे इस चीज को करते हैं तो इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल टू देम एज वेल, उन्हें बहुत मदद होगी, उनकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी। और मजे की बात कि रफ नोटबुक में लिखा जब घर आके वो फेयर नोटबुक में लिख रहे हैं, तो क्यों ना वो पहले लर्न करके लिखे। उन्होंने लर्न कर लिया और अब वो उसको लिख रहे हैं, तो साथ ही साथ उनका रिवीजन भी चल रहा होगा। तो हमने अभी तक 2 पोर्शन को कवर किया, रीडिंग के पोर्शन को और राइटिंग के पोर्शन को। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि तीसरा मुख्य भाग किसी भी चैप्टर की कंप्लीशन के समय होता है उसका इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। तो जब टीचर को टेस्ट लेना होगा तब होमवर्क क्या रहेगा, किस तरीके से होमवर्क को मैप किया गया होगा। अभी तक इन 2 पार्ट्स के अंदर रीडिंग और राइटिंग में हमने ये समझा है कि होमवर्क ज्यादा नहीं है, और आज के इस डिस्कशन का एजेंडा भी तो यही था कि एक्सेसिव होमवर्क नहीं दिया जा रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ काम ही नहीं दे रहे हैं, हम तो केवल थोड़ा सा लर्निंग वर्क दे रहे हैं, रिटर्न वर्क तो सारा स्कूल करवा रहा है। केवल एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बच्चे को घर जाके प्रैक्टिस करनी होगी और वो वेल अंडरस्टूड है।
So let's come to the third point, and that is evaluation. That when we are evaluating, तो अब जब आज टीचर ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लिखवा कर डाउट्स ले लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई कल तुम्हारा टेस्ट होगा, घर जाओ और टेस्ट की तैयारी करो। और उन्होंने होमवर्क में लिखा, रीड के पोर्शन में रीड द चैप्टर, लर्न के पोर्शन में लर्न क्वेश्चन एंड आंसर फॉर टेस्ट, और राइट के पोर्शन में प्रैक्टिस डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स VSQ, SQ, LQ इन रफ नोटबुक। अब ये होमवर्क आपके पास पहुंचा है। अब समझते हैं कि क्या होमवर्क ज्यादा है या नहीं है। अगर एक बच्चे ने रीडिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से रीडिंग की है, तो क्या उसे टेस्ट के टाइम पे रीडिंग करने की जरूरत पड़ेगी? ना के बराबर, बहुत कम। एक बच्चा जिसकी रीडिंग कमजोर थी, तो उसने 2 दिन तो रीडिंग को दिए हैं, जब रीडिंग चल रही थी तो वो रीडिंग कर रहा था। 3 दिन जब रिटर्न वर्क चल रहा था तब भी वो रीडिंग कर रहा था। तो क्या अब उसे उस चैप्टर की रीडिंग करने की जरूरत महसूस होगी अगर उसने ईमानदारी से इन 5 दिनों में अच्छे से रीडिंग की है? तो नहीं। तो क्या ये होमवर्क हुआ? नो। हाँ, कोई बच्चा है जिसको ऐसा लगता है कि नहीं, केवल कॉपी के क्वेश्चन आंसर पढ़ने से नहीं, मुझे एक बार वापस गो थ्रू करना है, तो वो अपने लिए इस चैप्टर को रीड कर सकता है। अब लर्निंग वर्क क्या है? लर्निंग वर्क इज वेरी सिंपल। लर्न क्वेश्चन आंसर फॉर टेस्ट। कौन से क्वेश्चन आंसर? जो 3 दिन से टीचर क्लास में लिखवा रहे हैं, और होमवर्क में क्या दे रहे हैं? लर्न VSQ, लर्न SQ, लर्न LQ। तो 3 दिन लगातार यही होमवर्क रहा कि बेटा VSQ लिखवाए हैं, VSQ को याद कीजिए। आज SQ लिखवाए हैं, SQ को याद कीजिए। आज LQ लिखवाए हैं, LQ को याद कीजिए। और जिस दिन टेस्ट होना है उससे 1 दिन पहले का होमवर्क भी तो यही है कि लर्न क्वेश्चन आंसर फॉर टेस्ट। तो क्या ये काम ज्यादा हो सकता है क्या? तीसरी चीज, रिटन पार्ट। रिटन पार्ट का होमवर्क देखिए, अगेन प्रैक्टिस डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट टर्म VSQ, SQ, LQ, इन सभी के बीच में स्लैश है। सभी के बीच में स्लैश मतलब जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा और इस चैप्टर को पढ़ते हुए जब आपने इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखा, उसके बाद आपने VSQs लिखे, उसके बाद आपने LQs, SQs और LQs लिखे, तो उस समय आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म डिफिकल्ट लगी, आपने लर्निंग वर्क के टाइम पे उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया था। कुछ VSQ आपको डिफिकल्ट लगे थे, याद कीजिए 10 VSQ थे और 3 डिफिकल्ट लगे थे, आपने उसे प्रैक्टिस किया है अपने रिटन वर्क के अंदर ही, जब राइटिंग का पार्ट चल रहा था। आपके फॉर एग्जांपल 8 SQ थे और आपको 2 SQs डिफिकल्ट लगे, जब राइटिंग का पार्ट चल रहा था आपने उन 2 SQs को प्रैक्टिस किया है। और 3 LQs थे और 1 मुश्किल लगा आपको, आपने उसको भी प्रैक्टिस किया। तो जब टेस्ट होने वाला है उससे 1 दिन पहले अगर टीचर ने अपने होमवर्क में मेंशन किया प्रैक्टिस डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट टर्म VSQ, SQ, LQ इन रफ नोटबुक, तो आइडियली आपको उन्हीं क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी है ना जो आपको अभी तक अच्छे से याद नहीं हुए। यहां टीचर ने कब लिखा है कि आप ऑल दी क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस? You need not to practice all the questions. You just need to practice the question in which you are finding some difficulties. अगर आपको किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में, किसी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, किसी इंपॉर्टेंट टर्म में वहां डिफिकल्टी फील हो रही है, तो आपको उसे लिखकर प्रैक्टिस करना है ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, अब आप समझ के देखिए कि क्या जिस दिन टीचर रीडिंग वर्क करवा रहे थे, क्या उस दिन होमवर्क ज्यादा था, या जिस दिन टीचर ने रिटन पार्ट राइटिंग वर्क स्टार्ट करवाया तब होमवर्क ज्यादा था, या जब टीचर इवैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन होमवर्क ज्यादा है? सोच के देखिए, क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है कि जब चैप्टर रीड हो रहा है तो बच्चा उसे अच्छे से रीड करे, उसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को लर्न करने की कोशिश करे और बुक में ही उसे अंडरलाइन करे? जितने भी IAS एस्पायरेंट्स होते हैं, UPSC एस्पायरेंट होते हैं, वो सब कहते हैं कि NCERT बुक या जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना उसे हाईलाइट करेंगे, वो उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो यहां तो हम बिल्कुल फिट है।
जब रिटन पार्ट चल रहा है तो रिटन नोट्स टीचर अपने सामने क्लासरूम में करवा रहे हैं, और वो भी किस में? डायरेक्ट फेयर नोटबुक में। और घर जाकर कह रहे हैं बेटा इसे केवल याद कर लो, और जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है केवल उन्हें रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखो। तो क्या यहां होमवर्क ज्यादा हो सकता है? नहीं, यहां भी हम फिट हो गए। और जिस दिन इवैल्यूएशन होने वाली है उस दिन का होमवर्क तो बिल्कुल स्ट्रेट है कि अगर आपको लगता है कि यार मैं एक बार वापस से चैप्टर पढ़ लेता हूं, कल टेस्ट है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, तो आप उसे रीड कर लें। आपको लगता है नहीं पिछले 5 दिनों में मैं बहुत अच्छे से चैप्टर रीड कर चुका हूं, मुझे रीडिंग की जरूरत नहीं है, आप इसे स्किप कर दीजिए। लर्निंग वर्क आप पिछले 3 दिन से लगातार कर रहे थे, तो आपको एक बार क्विक रिवीजन की आवश्यकता है। क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, फटाफट से करके देखिए। और रिटन पार्ट में केवल उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो आपको मुश्किल लग रहे हैं, अब भी याद किया, 2 दिन पहले भी याद किया, मैं भूल गया, तो क्यों ना मैं उसकी प्रैक्टिस फिर से रफ नोटबुक में करके देख लूं। So dear parents, this is actually what we need to discuss with you. This is the point कि जो पीटीएम में एक बहुत बड़ा रिमार्क रहा कि सर काम बहुत ज्यादा होता है, वो एक्चुअल में है ही नहीं। और हमारा तो सच में ये मानना है कि होमवर्क एक्चुअल में लर्निंग का होता है। केवल मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां प्रैक्टिस लिखकर की जाती है, उसके अलावा तो सारी चीजें याद करने की हैं जो क्लासरूम में टीचर बार बार सुन रहे हैं, अपने सामने लिखवा कर देख रहे हैं। सो आई होप कि इस डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज रिपोर्टेड इन पीटीएम पार्ट 1 में जो हमने आज अपना एजेंडा पिक किया था, एक्सेसिव होमवर्क, उसे हम अच्छे से समझ पाए हों, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं कि होमवर्क बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं दिया जा रहा। अगर आपका बच्चा जिसकी राइटिंग भी ठीक है, जो स्लो राइटर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो राइटर नहीं है, और वो रफ नोटबुक में काम कर रहा है, फिर घर पे फेयर कर रहा है, तो वो अपने एफर्ट को अननेसेसरी डबल कर रहा है। जबकि उसे आप मोटिवेट कीजिए कि बेटा आपके तो स्कूल में पैनल्स हैं, वहाँ आपके टीचर्स आपके नोट्स ओपन कर रहे हैं, वहाँ अपनी फेयर नोटबुक में लिखो, और घर आकर मैक्सिमम ध्यान अपना लर्न करने पर लगाओ, लर्निंग वर्क पर दो, तो शायद उसकी लर्निंग पावर और डेवलप होगी, और बेहतर होगी, और वो और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि अगर बच्चा केवल लिखता ही रहेगा घर आके 3 घंटे 4 घंटे, तो आप सोचिए कि वो याद कब करेगा। और इसीलिए सभी क्लासेस 100% स्मार्ट क्लासेस हैं, सभी क्लासेस के अंदर डिजिटल डिवाइसेस हैं, पैनल लगे हैं, और उन पैनल्स की हेल्प से, उन डिजिटल क्लासरूम की हेल्प से हमने बच्चे का रिपीटेड काम जो उसे बार बार करना पड़ता था, पहले रफ में लिखे फिर फेयर में लिखे, उसके बाद याद करने के लिए बहुत कम टाइम बचता है, उससे मिनिमाइज किया है। सो आई होप कि आपको ये मैराथन सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक एक्सेसिव होमवर्क, तो आप स्कूल आएँ, मुझसे पर्सनली मिलें, विल हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर, और फिर समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता है, बल्कि आप इसको पूरी स्लाइड को देखने के बाद, इस पूरी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि हाँ यार होमवर्क तो देते ही नहीं है, ये तो सब केवल लर्निंग वर्क दे रहे हैं। So this is Abhishek Jain, academic head, saying thank you to you and signing off with a message कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है तो हम, हमारी पूरी टीम जान लगा देते हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने में, और उस सॉल्यूशन को ढूंढकर आप सबको बताने में। तो ये पहला पार्ट था जो क्वेरीज हमें रिपोर्ट हुई थी उसके सॉल्यूशन सीरीज का। और भी कुछ क्वेरीज हैं अलग अलग, तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशन भी आपके साथ टाइमली शेयर किए जाएंगे। जो सपोर्ट आपने इस पीटीएम में दिखाया, जो प्रेजेंस आपकी इस पीटीएम में थी, वी होप कि ये थ्रू आउट मेंटेन रहेगी, ऑन अ डेली बेसिस मेंटेन रहेगी। थैंक यू वेरी मच।